हेलो एवरीवन, ये यूपी पीसीएस मेंस 2023 का पेपर है। ये पेपर नंबर फर्स्ट है और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसको 125 शब्दों में यहाँ पर लिखना है। इसमें है वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। इसमें यहाँ पर वैदिक साहित्य के बारे में हमें बताना है और वैदिक साहित्य को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था। एक तो श्रुति साहित्य और एक स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य का मतलब होता है जो सुनकर लिखे गए साहित्य होते हैं और स्मृति साहित्य का मतलब होता है यहाँ पर जो पूरक होते हैं और समय के अनुसार ये बदल भी सकते हैं। यहाँ पर इसमें आगे यहाँ से स्टार्टिंग है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो वैदिक साहित्य होता है इसमें वेद भी और वेदों से जो संबंध ज्ञान राशि है, जो भी ज्ञान है उसको यहाँ पर सभी को समाहित किया गया है। इसको दो श्रेणी में यहाँ पर बांटा गया है। एक तो श्रुति साहित्य है जो सुनकर लिखे गए। श्रुति मतलब वही होता है जो सुनकर लिखे गए और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो ट्रांसफर होते रहे थे। जो वेद और वेद से संबंधित ज्ञान राशि है। इसमें यहाँ पर जैसे वेद हो गया, ये चारों वेदों के नाम यहाँ पर लिखने हैं। इसमें पता ही होना चाहिए, ये फैक्ट है। और यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें जैसे ऐत्रेय, कौशिकी, शतपथ, तांडेय, जैमिनी है। आरण्यक जैसे ऐत्रेय, कौशिकी, छांदोग्यारण्य। और यहाँ पर उपनिषद में यहाँ पर वैसे 108 होती है उपनिषदों की संख्या और जो वेदांग होते हैं उनकी 6 होती है संख्या। तो यहाँ पर 108 ये तो पता ही होना चाहिए। और यहाँ पर कौन कौन से एक दो एग्जाम्पल भी, जैसे ईस हो गया, केन, कंठ और मांडुक्य आदि। और जो लास्ट ईयर वाले पेपर्स हैं, यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी हो, अगर सारे पेपर्स लास्ट ईयर के अच्छे से लिख के कर लिए तो समझो आधी तैयारी हो गई वहाँ से। इसमें यहाँ पर जैमिनी है साहित्य दिया हुआ है। इसका अर्थ यही होता है जो याद किया जाना हो और जो पूरक हो और समय के साथ साथ बदल सकता है। इसमें जैसे धर्मशास्त्र होता है, पुराण है, 18 पुराण होते हैं और इतिहास, उपवेद, तंत्र आदि इसमें शामिल है। इसमें यहाँ पर वेदांग के अंग देखें, यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष होती है। यहाँ पर 6 इनकी संख्या है और इनको पता ही होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। इसमें यहाँ पर जो स्मृति साहित्य है, क्या क्या धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप को भी शामिल किया गया था। यहाँ पर राष्ट्रीय आदर्श भी, जैसे सत्यमेव जयते, कर्मकांड संबंधी जो सूत्र साहित्य हैं इनको भी शामिल किया गया था। और जो कर्मकांड संबंधी सूत्र साहित्य है कौन कौन से, स्रोत है, गुह है, धर्म और सुलभ ये है। और इसमें यज्ञ और अनुष्ठान इनको भी शामिल किया गया है। अब इसमें यहाँ पर देखें, अब इतना तो हो गया वैदिक साहित्य के बारे में हमने बता दिया। अब इसका आधुनिक, अब आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है ये भी देखना है। वहाँ पर हमें पता भी होना चाहिए कि पहले क्या था और उसका आज के टाइम में क्या प्रयोग किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो वैदिक साहित्य है ये आज भी प्रासंगिक है क्योंकि इसमें यहाँ पर बड़े पैमाने पर योग और ध्यान की अवधारणाओं को वैश्विक स्तर पर अपनाया जा रहा है। अब जैसे उदाहरण के अनुसार देखें तो यहाँ पर 1973 का जो चिपको आंदोलन है, इसमें यहाँ पर ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर ये एग्जैक्ट डेट नहीं पता तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, 1970 के दशक के दौरान चिपको आंदोलन में कार्यकर्ताओं ने वनों की रक्षा के लिए वैदिक शिक्षाओं से प्रेरणा ली थी। जो भी चिपको आंदोलन था पेड़ों को बचाने के लिए था उत्तराखंड में, और ये वैदिक शिक्षाओं से इसमें प्रेरणा ली गई थी। अब इसमें यहाँ पर इसका निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में यहाँ पर लिखना नहीं होता कि निष्कर्ष है, ये बस ऐसी एरो लगा के लिखना होता है। वैदिक साहित्य हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ है। ये सबसे पुराने और किसके, हिंदू धर्म के। ये मौखिक माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहे हैं। ये साहित्य सभ्यता और संस्कृति के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है, सभ्यता में भी, संस्कृति में भी और यहाँ पर साहित्य में भी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और ये 125 वर्ड में लिखना था और ये होता है 8 नंबर में। और जो बाकी के 12 क्वेश्चंस होते हैं उनको 200 वर्ड में लिखना होता है और एक क्वेश्चन होता है 12 नंबर का। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान के योगदान पर टिप्पणी करनी है। जो सर सैयद अहमद खान है उन्होंने मुस्लिमों में शिक्षा के लिए, शैक्षिक सुधारने के लिए और वैज्ञानिक शिक्षा पर इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और उनकी जो कृतियां वगैरह हैं वो उसके बारे में भी यहाँ पर लिखना है, इनका क्या योगदान रहा है। जो सर सैयद अहमद खान है ये एक समाज सुधारक है और इन्होंने जो पश्चिमी शिक्षा है उसके लिए भी यहाँ पर सपोर्ट किया था भारत में।
ये समाज सुधारक है और महान शैक्षिक विचारक भी थे। इन्होंने भारतीय मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति को सुधारने के लिए, जो भारतीय मुसलमान हैं उनकी शैक्षिक स्थिति को सुधारने के लिए वैज्ञानिक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। अब जैसे यहाँ पर शैक्षिक संस्थान है, शैक्षिक संस्थान में इसमें देखें 1875 में इन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी। बाद में ये आगे चलकर अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भी परिवर्तित हो गया और ये मिश्रण पश्चिमी और ओरिएंटल शिक्षा का मिश्रण करना था इसका उद्देश्य। इसमें आगे देखिए साहित्यिक कृतियाँ, इन्होंने निबंध और टिप्पणी भी लिखी। यहाँ पर इन्होंने निबंध भी लिखे और टिप्पणी भी लिखी। जैसे सर विलियम मुयर द्वारा जो पैगंबर मोहम्मद की आलोचना का इन्होंने खंडन किया, उनकी पत्रिका, अब यहाँ पर पत्रिका देख लेते हैं। इसमें मुसलमानों के सुधार के लिए, जो सुधार और शिक्षा के लिए इस पत्रिका में बताया गया है, जो तहजीबुल अखलाक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है प्रीलिम्स के लिए। अगर मेंस की तैयारी है तो प्रीलिम्स की तैयारी अपने आप ही हो जाती है। इसमें साइंटिफिक सोसाइटी का देखें, जैसे कि 1864 में उन्होंने पश्चिमी कार्यों का देसी भाषाओं में अनुवाद करने के लिए भारत में पहली साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ की स्थापना की थी। पहली साइंटिफिक सोसाइटी कब की थी? 1864 में। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर अंग्रेजी को बढ़ावा देना, अंग्रेजी को बढ़ावा, अंग्रेजी भाषा और आधुनिक विज्ञान की शिक्षा का प्रचार भी किया गया था। इसमें यहाँ पर देखें जो आधुनिक शिक्षा के विकास में योगदान है, इन्होंने क्या क्या योगदान दिया था। जैसे वैज्ञानिक शिक्षा को महत्व दिया था, रूढ़ियों कर्म कांडों का विरोध किया था, महिला शिक्षा के ये समर्थक थे और सभी को शिक्षा मिले इसके भी ये समर्थक थे। पाश्चात्य ज्ञान के अध्ययन पर इन्होंने बल दिया था। शिक्षा व्यवस्था प्रगतिवादी हो और भविष्योन्मुख होनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था सबके लिए कैसी हो? समान हो। शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए और मुस्लिम समाज की अशिक्षा को दूर करना। मुस्लिम जो समाज है उसकी अशिक्षा, क्योंकि अशिक्षा थी, उनमें शिक्षा नहीं थी, तो उसको क्या करना था? दूर करना। शिक्षा व्यवस्था में सांस्कृतिक मूल्यों को महत्व देना, सामाजिक एकता पर बल भी देना, ये था। सर सैयद अहमद खान ने सामाजिक और राजनीतिक सुधारों पर बल देने के साथ साथ, अब यहाँ पर निष्कर्ष लिखने हैं, इन्होंने क्या क्या किया था और उसके साथ में क्या क्या किया था वो भी बता सकते हैं। सर सैयद अहमद खान ने सामाजिक और राजनीतिक सुधारों पर बल देने के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था में प्रगतिवादी और तर्कसंगत सोच को भी शामिल किया। यहाँ पर इसमें सारी बातें इनकी आ गई है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका। अब यहाँ पर सरदार पटेल जो थे उनकी भूमिका बतानी है, जो एकीकरण हुआ था और स्वतंत्रता की जब प्राप्ति हुई थी उस समय 562 लगभग 562 रियासतें थी और एक चुनौतीपूर्ण काम था कि उनको भारत में शामिल करना। लेकिन सरदार पटेल जी ने अपनी कूटनीति, सूझबूझ और धैर्य से और जो भी व्यवहारिक जो आंदोलन थे उनसे जो सीख ली थी, इन्होंने उस पर काम किया और 562 रियासतों को भारत में मिलाया। चाहे अनुनय की नीति हो, चाहे वो दंड की नीति हो, इस तरीके से भारत के एकीकरण के लिए सरदार पटेल ने रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई। उन्होंने अपनी सूझबूझ, कूटनीति और धैर्य के साथ सफलता प्राप्त की। देश की स्वतंत्रता के समय लगभग 562 रियासतें थी। ये इंपॉर्टेंट भी है। इसमें चुनौतियां कौन कौन सी थी? चुनौतियां थी जब यहाँ से अंग्रेज चले गए थे, अंग्रेजों की वापसी हो गई, तो यहाँ पर राजनीतिक शून्यता हो गई थी और रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए या फिर स्वतंत्र होने के लिए बोल दिया गया था। अब यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव भी हो रहे थे कि पाकिस्तान में शामिल हो या फिर भारत में शामिल हो। अब इसमें एकीकरण के लिए सरदार पटेल जी ने क्या क्या काम किए थे? जैसे कि अनुनय की नीति अपनाई थी, प्रलोभन की नीति अपनाई थी और दंड की नीति। दंड की नीति जैसे कि हैदराबाद यहाँ पर पुलिस कार्रवाई से ही भारत में शामिल किया गया था, जम्मू कश्मीर में और जूनागढ़ में। ठीक है, दंड की नीति थी इसमें। अब यहाँ पर प्रलोभन की नीति देखें, जैसे कि प्रीवी पर्स, यहाँ पर संविधानिक छूट दे देना, व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार और अधिकतर रियासतों के लिए यहाँ पर जो ज़्यादातर रियासतों को भारत में मिलाया गया था वो इसी आधार पर मिलाया गया था। अनुनय की नीति जैसे कि बीकानेर, बड़ौदा, राजस्थान और बाकी भी थे। यहाँ पर आगे विलय के बाद अगला जो कदम था
वो था प्रशासनिक और राजनीतिक एकीकरण करना। उसका प्रशासन कैसे चलाया जाए, उसका राजनीति कैसे हो। अब यहाँ पर सरदार पटेल ने भाषाई आधार पर भी राज्यों के गठन में भूमिका निभाई थी। बस इनका ये टारगेट था कि कैसे भी करके भारत में इनको मिलाया जाए। तीव्र एकीकरण हुआ था। तीव्र एकीकरण में यही है कि इन्होंने कम समय पे वो काम करके दिखाया जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। संयुक्त क्षेत्र का गठन, जो संयुक्त क्षेत्र है उसका गठन, एक संयुक्त क्षेत्र की स्थापना हुई जिसने भारत के प्रशासनिक परिदृश्य की यहाँ पर नींव रखी। अब यहाँ पर इसमें निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष क्या है? सरदार पटेल ने अपनी कूटनीति निर्णायक और व्यवहारिक जो दृष्टिकोण है, स्वतंत्रता आंदोलन से भारत का एकीकरण किया। इसी कारण उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है।